नमस्कार साथियों, मैं मंजिश कुमार एलपी गाजियाबाद आज भी प्रस्तुत हूँ आपके सामने कन्वेंशनल लोको में लगे सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने इससे पहले अन्य सर्किट को एक्सप्लेन किया है जो कन्वेंशनल लोको में लगे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आज हम CL लोको में लगे QD एंड Q51 रिले के कंट्रोल सर्किट के बारे में जानेंगे। इस सर्किट में लगे हर एक रिले के इंटरलॉक तथा स्विच के बारे में जानेंगे, कैसे ऑपरेट होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लगे HMCS स्विच के बारे में जानेंगे। HMCS 1 और 2 दो स्विच CL लोको में दिए गए हैं। HMCS मोटर कट आउट स्विच, इसे मोटर कट आउट स्विच भी कहते हैं। ये हमारे कन्वेंशनल लोको में दो स्विच दिए गए हैं। HMCS 1 हमारा TM1 2 3 के लाइन कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करता है। HMCS 1 की भिन्न भिन्न पोजीशन पर हमारे लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज व ओपन होते हैं। लाइन कॉन्टैक्टर के क्लोज व ओपन होने पर ही हमारी ट्रैक्शन मोटर वर्किंग में आइसोलेट कंडीशन में आती है। HMCS 1 और HMCS 2 की हमारी चार पोजीशन होती है, 1 2 3 4। जब HMCS 1 को हम 1 पोजीशन पर रखते हैं तो हमारे TM1 2 3 वर्किंग में होते हैं। कोई भी ट्रैक्शन मोटर हमारी आइसोलेट नहीं होती है। जैसे हम HMCS 1 को सेकंड पोजीशन पर रखते हैं तो हमारी TM1 आइसोलेट होती है। मतलब एक एक कम करते चले जाओ। 2 पर TM1 आइसोलेट, बाकी दो वर्किंग पर। थर्ड पोजीशन पर HMCS 1 की थर्ड पोजीशन पर थर्ड पे 2 आइसोलेट, बाकी दो वर्किंग पर। फोर्थ पोजीशन पर TM3 आइसोलेट, बाकी दो वर्किंग पर। ऐसे ही हमारा HMCS 2 की फर्स्ट पोजीशन पर TM4 5 6 वर्किंग पर कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट नहीं। और HMCS 2 की सेकंड पोजीशन पर पहली मोटर कौन सी इसकी TM4, तो TM4 आइसोलेट, बाकी दो वर्किंग पर। ऐसे थर्ड पर TM5 आइसोलेट और फोर्थ पोजीशन पर TM6 आइसोलेट। तो HMCS की 1 और 2 की पोजीशन पर किस प्रकार ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट या वर्किंग में आती है, ये हमने अभी जाना। अब हम कन्वेंशनल लोको में लगे QD रिले के बारे में डिस्कस करते हैं। QD रिले हमारी QD रिले कब कब एनर्जाइज और कब कब डी एनर्जाइज होती है। QD रिले ये हमारी करंट रिले होती है, इसे हम करंट डिफरेंशियल रिले भी बोलते हैं। डिफरेंशियल मतलब करंट का डिफरेंस। जब किन्हीं दो ट्रैक्शन मोटर के बीच, जिनके बीच में हमारी QD लगी हुई होती है, जब किन्हीं दो ट्रैक्शन मोटर के बीच करंट डिफरेंस हमारा 160 एम्पियर या उससे अधिक हो जाता है तो हमारी QD रिले एनर्जाइज हो जाती है। और जब वही डिफरेंस हमारा घटकर 130 एम्पियर या उससे कम होता है तो हमारी QD रिले डी एनर्जाइज हो जाती है। QD रिले हमारी एनर्जाइज होकर Q48 रिले को एनर्जाइज करती है नॉर्मल कंडीशन में, जब नॉर्मल सर्किट होता है हमारा। Q48 रिले को एनर्जाइज करती है, जिससे हमारा ऑटो रिग्रेशन आता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी QD रिले जिन ट्रैक्शन मोटर के बीच में लगी है उनके बीच में हमारा करंट डिफरेंस 160 एम्पियर व्हील स्लिपिंग के कारण या अन्य किसी कारण से आता है तो हमारा Q48 रिले को एनर्जाइज करके ऑटो रिग्रेशन लाती है और व्हील स्लिपिंग को कम करने का कार्य करती है। हमारी कन्वेंशनल लोको में दो QD लगी होती है, QD1 और QD2। QD1 रिले हमारी ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 में TM2 और TM3 के बीच लगी होती है और QD2 हमारी ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 में TM4 व TM5 के बीच में लगी होती है। जब कभी भी TM2 और TM3 या TM4 TM5 के बीच में करंट डिफरेंस 160 एम्पियर से अधिक होगा तो हमारी ये रिले एनर्जाइज होंगी। और QD रिले एनर्जाइज होकर क्या होता है, हमारा ऑटो रिग्रेशन आता है। तो QD रिले एनर्जाइज हो जब हमारी ये ट्रैक्शन मोटर हमारी वर्किंग कंडीशन में है। अगर किसी खराबी के कारण इनमें से किसी एक भी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट किया तो उस टाइम हमारी QD रिले एनर्जाइज होगी, बट उस टाइम हमारी Q48 रिले एनर्जाइज नहीं होगी, जिससे ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा। इस सर्किट में देखेंगे हमारा HMCS 1 और HMCS 2 का 1 और 2 पर क्लोज का इंटरलॉक और HMCS 2 का 1 और 4 पोजीशन पर क्लोज का इंटरलॉक दिया गया है। क्योंकि HMCS 1 की 1 पोजीशन पर तीनों ट्रैक्शन मोटर वर्किंग पर कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट नहीं, और 2 पर हमारा क्या होता है, ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 आइसोलेट। क्योंकि QD हमारी TM2 और TM3 के बीच में लगी होती है, TM1 का उससे कोई संबंध नहीं होता।
तो किसी भी खराबी के कारण क्यूडी नॉर्मली क्या करती है, अगर नॉर्मल सर्किट होता है तो एनर्जाइज होती है, ऑटो रिग्रेशन को लाती है। अगर किसी भी खराबी के कारण हमने TM2 या इनमें से किसी एक भी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट किया, जैसे हमने TM2 को आइसोलेट किया, कैसे करेंगे, HMCS1 को थर्ड पोजीशन पर रखकर, HMCS1 को थर्ड पर रखेंगे तो TM2 आइसोलेट, और TM2 आइसोलेट जैसे ही हुई हमारी, तो HMCS1 को हमने कौन सी पोजीशन पर रखा, थर्ड पोजीशन पर। जैसे ही हमने HMCS1 को थर्ड पोजीशन पर किया, थर्ड पर करने पर क्या होता है, ये सर्किट हमारे यहाँ से ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 और 2 की पोजीशन पर ही क्लोज होता है। तो जैसे हमने थर्ड पोजीशन पर किया, यहाँ पर हमारा सर्किट में कट पैदा हो गया। उस टाइम क्या होगा, TM2 जैसे आइसोलेट हुई, हमने गाड़ी कार्य करना शुरू किया, तो TM2 में तो करंट जीरो होगी और TM3 में हमारी करंट आएगी, क्योंकि तो हमारी वर्किंग कंडीशन पे है। उस टाइम हमारी जब इन दोनों ट्रैक्शन मोटर के बीच में करंट डिफरेंस आएगा, वो तो नॉर्मली आना ही आना है, इसमें तो जीरो, इसमें तो आएगा ही। जैसे ही वो 160 एम्पीयर या उससे अधिक हुआ तो हमारी QD1 रिले एनर्जाइज हुई, और QD1 रिले एनर्जाइज होकर अपना NOI को Q48 रिले की ब्रांच पर बिठा लेगी, लेकिन उस टाइम हमारी Q48 रिले एनर्जाइज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने HMCS1 को थर्ड पोजीशन पर रख दिया गया है, जिससे हमारे सर्किट में यहाँ पर कट पैदा हो गया है। तो इसलिए हमारी सर्किट में ऐसा प्रावधान किया गया है, जब किसी खराबी के कारण इन चारों में से किसी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट किया जाए, उस टाइम हमारी QD रिले एनर्जाइज हो, तो हमें Q48 रिले एनर्जाइज नहीं होनी चाहिए। अगर उस टाइम हमारी Q48 रिले एनर्जाइज हो जाती तो अपने NOI को Q51 रिले की ब्रांच से बिठा लेती, जिससे हमारा ऑटो रिग्रेशन आता, जो हमारे टोटल लॉस का कारण बन सकता था। तो अभी हमने देखा कि लोगों में लगे HMCS स्विच के बारे में, कि इसकी भिन्न भिन्न पोजीशन पर कौन कौन सी ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होती हैं और कौन कौन पोजीशन पर कार्य करती हैं, और QD रिले के बारे में जाना, कैसे कैसे एनर्जाइज होकर कैसे कैसे कार्य करती है। अब हम सर्किट को देखेंगे। जब हमारा सर्किट नॉर्मल होता है तो CCPT फ्यूज होता है, जो 16 एम्पीयर का होता है, फ्यूज पैनल पर लगा होता है, इससे सप्लाई आगे गई HMCS। अभी हमारा नॉर्मल का पोजीशन है, नॉर्मल सर्किट है हमारा, HMCS1 भी 1 पर है और 2 भी हमारा अभी 1 पर है, नॉर्मली 1 पर ही रहता है। 1 पर आया तो जैसे ही हमारा QD1 या QD2 कोई सी भी रिले एनर्जाइज हुई, एनर्जाइज होने पर अपने NOI को यहाँ पर बिठा लेगी, अपने NOI को बिठाकर जैसे सप्लाई हमें यहाँ से मिली, Q48 रिले की कोयल पर सप्लाई पहुँच जाएगी, जिससे Q48 रिले एनर्जाइज हो जाएगी। अब Q48 रिले एनर्जाइज होकर क्या कार्य करती है, एक इंटरलॉक अपने NOI इंटरलॉक को Q51 रिले की ब्रांच पर बिठा लेती है, जिससे यहाँ से सप्लाई होती है, अब Q51 की कोयल को जाती है, और Q51 रिले क्या हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। और Q51 रिले एनर्जाइज होकर VET की कोयल को एनर्जाइज करती है, जिससे हमारा ऑटो डिग्रेशन आना शुरू हो जाता है। VE1 और VE2 दो इलेक्ट्रोवाल्व होती हैं। VE1 हमारा प्रोग्रेशन के लिए होता है और VE2 हमारा रिग्रेशन के लिए होता है। ये हमारे SMGR के प्रोग्रेशन और रिग्रेशन के कंट्रोल सर्किट में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस करके लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और Q48 जैसे रिले एनर्जाइज हुई, उसने हमारा एक काम ये किया, ऑटो रिग्रेशन लाई, और साथ साथ में अपने NOI को LSP की ब्रांच पे बिठा देती है, और LSP की ब्रांच पे जैसे ये Q48 रिले बैठी तो हमारी LSP की बत्ती जल जाती है, पायलट लैंप पे लगी जो LSP की बत्ती वो जल जाएगी। और साथ साथ में इसका एक क्रोनोमेटिक इंटरलॉक होता है, जो 4 सेकंड के लिए वेजा की कोयल पर बैठता है और 4 सेकंड तक ऑटो सेंडिंग होती है। तो Q48 रिले जब भी एनर्जाइज होगी तो हमारा सबसे पहले ऑटो रिग्रेशन लाएगी, LSP की बत्ती जलाएगी और वेजा की कोयल को एनर्जाइज करके ऑटो सेंडिंग 4 सेकंड के लिए होगी। तो Q48 रिले एनर्जाइज होकर 3 कार्य करती है। अब हमने सर्किट के बारे में अच्छी तरह से जाना और कैसे कैसे ये सर्किट हमारा कार्य करता है और किस किस पोजीशन पर सर्किट हमारा कार्य नहीं करता। अब हम लोगों में लगे Q51 रिले के बारे में जानेंगे। Q51 रिले कब कब एनर्जाइज होती है और कब कब डी एनर्जाइज होती है। तो इस सर्किट के ऊपर लगे हम ये इंटरलॉक लगे होते हैं हमारी। तो सबसे ये Q48 रिले का NOI लगा है, इसके बारे में हमने अभी विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं PR2 रिले के NOI के बारे में। PR2 रिले हमारी ऑटो फ्लैश लाइट सर्किट में लगी होती है, जिससे CCLSA फ्यूज से सप्लाई मिलती है।
मैंने ऑटो फ्रेशर लाइट सर्किट के ऊपर वीडियो बनाई है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं और PR2 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब हमारा P2 पिकअप होता है, P2 का पिकअप होता है जब हमारा BP का प्रेशर 4.4 या उससे कम होता है, तो हमारा P2 पिकअप होकर PR2 की कॉइल को एनर्जाइज करता है और PR2 की रिले एनर्जाइज होने के साथ साथ अपने NOI को Q51 रिले की ब्रांच पर बिठा देती है और Q51 रिले का NOI VE2 की कॉइल पर बैठता है, जिससे ऑटो रिग्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो PR2 रिले जब तक एनर्जाइज बनी रहेगी तो हमारा ऑटो रिग्रेशन आता रहेगा, और जब डी एनर्जाइज हो जाएगी हमारी तो Q51 रिले डी एनर्जाइज, ऑटो रिग्रेशन बंद हो जाएगा। अब हम जानेंगे Q20 रिले के बारे में। Q20 का हमारा NOI लगा होता है। Q20 रिले हमारी, इसे हम ओवर वोल्टेज रिले, ओवर वोल्टेज रिले, इसे हम ओवर वोल्टेज रिले भी कहते हैं। जब हम ट्रैक्शन मोटर को 790 वोल्ट या उससे अधिक वोल्टेज देते हैं तो यह रिले हमारी एनर्जाइज हो जाती है। जब वही वोल्टेज घटकर हमारा 700 वोल्ट या उससे कम होता है तो यह रिले हमारी क्या हो जाती है, डी एनर्जाइज हो जाती है। तो जैसे ही हमारी Q20 रिले एनर्जाइज हुई तो अपने NOI को Q51 रिले की ब्रांच पर बिठा लेती है, जिससे हमारा ऑटो रिग्रेशन शुरू हो जाता है। और साथ साथ में Q20 का एक NOI LSOV, ओवर वोल्टेज सिग्नल लैंप, LSOV की ब्रांच पर बैठता है और पायलट लैंप पर लगे LSOV का लैंप जलने लगता है और साथ साथ में सोन भी बजने लगता है। तो Q20 रिले जब भी एनर्जाइज होती है हमारा 3 कार्य करती है। ऑटो रिग्रेशन आता है, LSOV का लैंप जलता है और शोन भी बजने लगता है। तो जब Q20 हमारी डी एनर्जाइज होती है तो हमारी Q51 रिले भी डी एनर्जाइज हो जाती है, जिससे ऑटो रिग्रेशन रुक जाता है। तो ये Q40 रिले के बारे में जाना हमने जाना, Q20 के बारे में भी जाना और PR2 रिले के बारे में भी जाना। अब हम बात करेंगे QRS रिले की। QRS रिले ये हमारी रिग्रेशन की सेकेंडरी रिले भी बोलते हैं, सेम ऑटो रिग्रेशन की सेकेंडरी रिले भी कहते हैं। QRS रिले को CCLS फ्यूज से सप्लाई मिली गई है। QRS रिले RGB2 के एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होने के साथ साथ ही एनर्जाइज व डी एनर्जाइज होती है। जब BP के पाइपलाइन में प्रेशर, सबसे पहले हम बात करेंगे RGB2 कैसे एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होती है। जब हम BP का प्रेशर 2.8 kg/cm² या उससे अधिक ड्रॉप करते हैं तो हमारी RGB2 डी एनर्जाइज हो जाती है, और जब प्रेशर पूरा होता है तो हमारी RGB2 एनर्जाइज हो जाती है, और जिससे एनर्जाइज होने पर अपने NOI को बिठा लेती है और QRS रिले हमारी नॉर्मली एनर्जाइज बनी रहती है। BP का प्रेशर हमारा अगर BP का प्रेशर नॉर्मली चार्ज है, जैसे हम BL बॉक्स को अनलॉक करते हैं तो हमारी QRS रिले एनर्जाइज हो जाती है। RGB2 के कटआउट कोक भी होती है जो सदैव खुली होनी चाहिए, वरना RGB2 की कटआउट कोक बंद होगी तो हमारी RGB2 डी एनर्जाइज रहेगी और उसके डी एनर्जाइज होने पर अपने NOI को हटा लेगी, जिससे QRS रिले भी क्या होगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी। और QRS रिले जब डी एनर्जाइज होगी तो अपने NC को Q51 रिले की ब्रांच पर बिठा लेगी और Q51 रिले की ब्रांच पर बैठते ही हमारा ऑटो रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो QRS रिले जब डी एनर्जाइज होती है तो ऑटो रिग्रेशन आता है, और एनर्जाइज होती है तो अपने NC को यहाँ से हटा लेती है और Q51 रिले हमारी डी एनर्जाइज हो जाती है और हमारा ऑटो रिग्रेशन रुक जाता है। QRS रिले के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं ये CTF ब्रेकिंग का और GR का 11 से 32, 16 से 32 का इंटरलॉक कैम कॉन्टैक्ट कैसे दिया गया है। ये विद्युत ब्रेकिंग के दौरान होता है। जब हम विद्युत ब्रेकिंग करते हैं तो हम ट्रैक्शन मोटर को 600 एम्पियर से अधिक करंट नहीं देते हैं, इसलिए हमारे सर्किट में ये प्रावधान किया गया है कि गलती से भी करंट ज़्यादा ना जाए। इसलिए हमारा किसी लोगों में GR का 11 से 32 और 16 से 32 पर क्लोज का इंटरलॉक यहाँ पर दिया गया है। जब जैसे हम विद्युत ब्रेकिंग करते हैं तो CTF ब्रेकिंग में पहुँचते हैं तो अपने NOI को यहाँ पर बिठा लेती है, और जैसे ही हमने कुछ लोगों में 10वीं के बाद 11वीं नोच और कुछ लोगों में 15वीं के बाद 16वीं नोच लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा कैम कॉन्टैक्ट यहाँ पर बैठ जाता है। यहाँ पर बैठा, सप्लाई यहाँ से होती हुई हमारे Q51 रिले को मिली, Q51 रिले एनर्जाइज होकर हमारी क्या होगी, जो हमारी ब्रेकिंग नोच लगी होती है उन्हें क्या उनको कम करना शुरू कर देती है। तो हमने इस सर्किट में लगे हर एक रिले,
हर एक इंटरलॉक, हर एक स्विच के बारे में अच्छी तरह से विस्तारपूर्वक वर्णन किया। आशा है मुझे आपको ये सर्किट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे P3 के एग्ज़ाम या रिफ्रेशर के एग्ज़ाम या इनिशियल एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, अगर हमारा Q51 रिले या VE2 या Q48 की रिले की कोयल में अर्थ फॉल्ट होता है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? CCPT। अगर HMCS हमारा थर्ड पोजीशन पर होता है तो उस टाइम हमारी QD रिले एनर्जाइज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, QD रिले एनर्जाइज होगी, बट Q48 रिले एनर्जाइज नहीं होगी, जिससे ऑटो रेगुलेशन नहीं आएगा। Q48 रिले एनर्जाइज होकर क्या क्या कार्य करती है? ऑटो रेगुलेशन लाती है, LSP की बत्ती जलती है और 4 सेकंड के लिए ऑटो सेंडिंग होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेजा की कोयल को किस फ्यूज से सप्लाई मिली है? CCLS फ्यूज से सप्लाई मिली है। और QD की सेटिंग पूछ सकते हैं, 160 एम्पियर पर एनर्जाइज और 130 एम्पियर पर डी एनर्जाइज। HMCS की पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पूछ सकते हैं, किस पोजीशन पर कौन सी ट्रैक्शन मोटर वर्किंग पर कौन सी आइसोलेट होती है। PR2 रिले कब कब एनर्जाइज होती है और कब कब डी एनर्जाइज होती है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और Q20 की सेटिंग आ सकती है और Q20 एनर्जाइज होकर कैसे कैसे कार्य करती है। और QRS रिले कब डी एनर्जाइज होती है और कब एनर्जाइज होती है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आशा है मुझे आपको इस सर्किट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद।